हाय फ्रेंड्स। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो वैकेंसीज निकली हुई है, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क की। कौन सी निकली है? आईबीपीएस क्लर्क की। महीना चल रहा है सितंबर, 2 तारीख को इनकी नोटिफिकेशन आई हुई है। और एप्लीकेशन डेट जो है, लास्ट डेट जो है इनकी है 23 सितंबर। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? लगभग 1558। लगभग 1558, मतलब 1600, लगभग ऊपर नीचे 1600 उनकी वैकेंसीज निकली हुई है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि इनके अंदर क्राइटेरिया क्या क्या है, कैसे कैसे इसे अप्लाई करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। तो मैंने आपके सामने ही नोटिफिकेशन रखा हुआ है, इसे हम देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन में आपको दिखाई दे रहा है, ये वैकेंसीज किसकी निकली हुई है? तो क्लर्क की निकली हुई है। आप देखो यहाँ पे, ये वैकेंसीज किसकी निकली? क्लर्क की निकली हुई है। ठीक है। अब हम इसके लिए अप्लाई कहाँ पे करें? तो ये अप्लाई उन्होंने दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए उनकी वेबसाइट दी हुई है। ये 2 वेबसाइट उन्होंने दी हुई है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हम नीचे जाएंगे, ये तो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेटा जो दिया है उन्होंने, हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा अलग होगा, हम उसे देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कितनी बैंकों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे देख लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कनाडा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीको बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक इंडिया बैंक। ठीक है। ये 11 बैंकों ने अप्लाई करके रखा हुआ है, एग्जाम कंडक्ट किया हुआ है। ठीक है। आईबीपीएस इन सारों बैंकों का एग्जाम कंडक्ट कर रही है, पार्टिसिपेट इन्होंने किया हुआ है। ये सारी बैंक जो है यहाँ पे दी है, लिस्ट में दी है, ये सारी बैंक है। ठीक है। अब हम आएंगे इसकी डेट के ऊपर, टेंटेटिव डेट्स क्या होंगे, इसकी अप्लाई करने की डेट क्या है। जब एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 2 तारीख को स्टार्ट हो चुका है इनके वेबसाइट पे। ये है इनकी वेबसाइट। ठीक है। ये इनका तारीख है, 2 तारीख को स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट जो है 23 सितंबर को है। अब जिस बंदों ने पेमेंट की नहीं किया है लेकिन सिर्फ फॉर्म भर के रखा है, तो उनको फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। अनटिल अनलेस आप फीस नहीं भरोगे, ऑनलाइन फीस नहीं भरोगे, तब तक उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर। उसकी भी डेट सेम ही है, 23 तारीख को ही एंड होगी उसकी, क्योंकि एग्जाम का जो फीस भी भरना है ऑनलाइन भरना है। दूसरा है डाउनलोड द कॉल लेटर। ठीक है, लेकिन ये प्री ट्रेनिंग लेटर है। देखो बच्चों, गड़बड़ करना नहीं है। प्री ट्रेनिंग सेंटर मतलब जो बंदे कैटेगरी में है, जो बंदे फिजिकली चैलेंज है, जो वहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको छूट दी हुई है, थोड़ी सी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी हुई है, उन्होंने डेट क्या दी है उनकी? 17 नवंबर को ये लेंगे, प्री ट्रेनिंग का डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कंडक्ट कब की जाएगी ये भी दिया उन्होंने यहाँ पे, कंडक्ट कब करेंगे। तो इनका डेट जो 23 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक की इनका डेट होगा, ये डेट में ये कंडक्ट करेंगे इनकी एग्जाम। ठीक है। अब प्री एग्जाम के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करना है। अब ये कॉल लेटर डाउनलोड कब कर सकते हैं हम? ये तारीख देख लो, 18 नवंबर को कह रहे हैं वो, 18 नवंबर को हम ये डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम कब होगी? एग्जाम होगी डाउनलोड करने के बाद दिसंबर महीने में। ये यहाँ पे दिया उन्होंने, दिसंबर महीने में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके एग्जाम कंडक्ट होगी 5 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को। ये टेंटेटिव डेट दे के रखी हुई है, फिक्स कोई डेट नहीं है, लेकिन ये 3 डेट उन्होंने दे के रखी हुई है। ठीक है। रिजल्ट की भी डेट दिया है उन्होंने, रिजल्ट ऑनलाइन लगेगा प्रीलिम्स का। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए पहले ऑनलाइन के रिजल्ट कब लगेगा इनका। ठीक है। 31 दिसंबर को, उसी मंथ में लगेगा बाबा। ठीक है, उसी मंथ में लगेगा। मेंस के लिए जो बंदे क्वालिफाई होंगे, प्रीलियम के बाद जो मेंस में बंदे जाएंगे, उनका एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म जो होगा, कॉल लेटर जो अब डाउनलोड करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा जनवरी मंथ में। कब करना पड़ेगा? ये मंथ ऑफ जनवरी मंथ में उनको डाउनलोड करना है उनका मेंस के लिए। देखिए मेंस के लिए करना है, सिर्फ मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। एग्जाम कंडक्ट भी कब होगा? दिसंबर में उसका लगेगा लिस्ट। ठीक है, रिजल्ट लिख लेगा जनवरी में, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में। और उनका एग्जाम भी कब होगा? जनवरी में ही एग्जाम में उनका एग्जाम होगा, 24 जनवरी को, एंड जनवरी में। ठीक है। अलर्ट अलर्ट लेटर कभी आएगा? अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ठीक है। ये जो डेट है उनकी जो डेट हुई है यहाँ पे, ये लास्ट जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1 अप्रैल को, मतलब चल रहा है सितंबर, अप्रैल महीने तक वो बंदा जॉब पे भी लग जाएगा। ठीक है, उसे अलॉटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। ये डेट है उनकी टेंटेटिव डेट। ये डेट सारे इंपॉर्टेंट है, जो बंदा इसलिए प्रिपरेशन कर रहा है, ये डेट ना भूले, इस डेट को नोट डाउन करिए या फिर पीडीएफ फाइल सेव करें, ये चीज को समझ में दिए। ठीक है। बच्चे पूछते हैं कि सर डाउनलोड कब आएगा, कब लेटर आएगा, उनकी डेट के हिसाब से चलना है हमें, कहीं भी आगे पीछे नहीं रहना है। ठीक है। आगे जाएंगे हम। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भाई उनका जो है एजुकेशन, एज ग्रुप है ना, ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया इनका किस चीज पे आ रहा है? तो सिटीजनशिप। तो बट ऑब्वियस है, हम सिटीजनशिप तो हम इंडिया के लेंगे। ठीक है।
इंडिकेशन उन्होंने किसको दिया है, नेपाल को दिया है भाई, नेपाल का अगर कोई बंदा होगा उसको दिया है, भूटान है, ठीक है, फिर तिब्बतियन रिफ्यूजीज जो होंगे वो है, और फिर बाद में नीचे पाकिस्तान से माइग्रेट वगैरह बाकी की चीज़ है वो सब है। तो ये हमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हम तो इंडियन है, बाकी की चीज़ खत्म हो गई तो हम उसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। एज फैक्टर, अभी जो ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए जो एज ग्रुप जो दिया है उन्होंने सबके लिए, मतलब जो मिनिमम एज ग्रुप है 20, 20 मिनिमम होना चाहिए, 18 अगर होगा 19 होगा, अगर बंदा ग्रेजुएट भी है तो वो एग्जाम नहीं दे सकता है। उसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 20 और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 28। ओके, अब मैक्सिमम एज 28 है, लेकिन उन्होंने नीचे भी कुछ दिया हुआ है जिसे कहते हैं हम एज रिलैक्सेशन। क्या कहते हैं एज रिलैक्सेशन, कैटेगरी स्टूडेंट को, मतलब शेड्यूल कैटेगरी या शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों बच्चों को उन्होंने क्या किया हुआ है, 5 इयर्स का उन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अगर बंदे की उम्र 28 है तो +5, मतलब 80, 28 + 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी के स्टूडेंट जो है यहाँ पे, ठीक है, कैटेगरी के स्टूडेंट जो है यहाँ पे, और बैकवर्ड क्लास के लिए कितना हुआ दिया है, 3 इयर्स दिया हुआ है उन्होंने। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 इयर्स में, SC ST कैटेगरी का होगा तो 5 साल, और अगर OBC कैटेगरी का होगा तो उसे 3 साल। पर्सनली डिसेबल मतलब फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं उनके लिए 10 साल। अगर ओपन कैटेगरी का बंदा है उसकी उम्र 28 है और वो फिजिकली चैलेंज है, देखिए अभी बंदा ओपन कैटेगरी में है, उनको लगता है कि ओपन कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं है ना रिजर्वेशन, अगर बंदा चैलेंज है, फिजिकली चैलेंज है, उसको दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैटेगरी मायने नहीं रखेगी उसकी। उसकी उम्र 28 है और फिजिकली चैलेंज है, तो उसे उसका उम्र कब तक बढ़ जाएगा, 38 तक हो जाएगा। वो कब तक एग्जाम दे सकता है, वो 38 तक एग्जाम दे सकता है, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट कब तक एग्जाम दे सकता है, ठीक है, तो वो दे सकता है 38 तक, यहाँ पे देखिए 38 तक दे सकता है वो एग्जाम, ठीक है। अब एक्सपेंस सर्विस है, यहाँ पे आर्मी वाले जो होते हैं, जॉब जॉब करके आए होते हैं उनके लिए है, ठीक है। स्पेशल उन्होंने निकाला हुआ है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, विडो, ठीक है, डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड बट हु हैड नॉट बी रीमैरिड, मतलब एक तो विडो है जिनके हस्बैंड मर चुके हैं, वो डिवोर्सी वुमेन है जिन्होंने डिवोर्स लिया हुआ है, वुमेन लीगली सेपरेटेड मतलब अलग हुई है हस्बैंड से, ठीक है, लेकिन उन्होंने मैरिज ये नहीं किया है, रीमैरिड नॉट रीमैरिड, मैरिज नहीं किया उन्होंने, ठीक है, वो अलग हो चुकी है लेकिन मैरिज नहीं किया है। ऐसी वुमेन्स के लिए देखिए सोसाइटी हमें कितना सपोर्ट करिए गवर्नमेंट सब चीज़ों के लिए, तो गवर्नमेंट ऐसी वुमेन, इसे हम कहेंगे वुमन एम्पावरमेंट भी कहेंगे इसे, ठीक है। तो जहाँ पे महिलाओं के लिए ये अलग रिजर्वेशन, देखिए गर्ल्स रिजर्वेशन जो कहते हैं उसके अलावा भी हम यहाँ पे दे रहे हैं कि अलग एक बॉक्स में जाके रिजर्वेशन कर रहे हैं वुमेन के लिए। तो वहां पे विडो के लिए जो सेपरेट हो चुके हैं उनके लिए तो 9 इयर्स उनको एज रिलैक्सेशन, अगर 28 उम्र है फीमेल की, अगर 28 उम्र है, ठीक है, +9, भले वो कैटेगरी की हो, शेड्यूल कैटेगरी को, SC कैटेगरी को, तो उनके लिए उनकी कैटेगरी की है तो 28 + 5 + 9 ऐसा नहीं होगा, 28 + 9 खत्म, ठीक है। उनको कोई तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एक कोई तो मिलेगा, कैटेगरी का मिलेगा या तो विडो का मिलेगा, क्लियर, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं मिलेगा। यहाँ पे और भी दिया उन्होंने नीचे, पर्सनल इफेक्टेड इन द राइट्स, अभी 84 के राइट्स में जो भी इफेक्टेड हुए थे उन बच्चों के लिए कितना है भाई, 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, क्लियर। अभी यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के लिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो फैक्ट्री में या भोपाल स्ट्रेटेजी में या जो हुए थे, भोपाल गैस स्ट्रेटेजी जो हुई थी अपनी इंडिया में, उसके अफेक्टेड कोई होंगे मध्य प्रदेश के, ठीक है, एप्लीकेबल टू द मध्य प्रदेश स्टेट ओनली। अब इन्होंने स्पेसिफाई किया है यहाँ पे कि वहां पे अगर भोपाल गैस, मतलब भोपाल आता कहाँ पे, तो भाई मध्य प्रदेश में आता है, तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए जहाँ पे वैकेंसीज है वो उसके लिए ही अप्लाई, महाराष्ट्र के लिए ये रिजर्वेशन नहीं चलेगा। भोपाल में स्ट्रेटेजी हुई और महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हो तो नहीं, आपका अगर भोपाल में हुआ है केस तो भोपाल के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो, उन्होंने उतना कोटा दिए के रखा हुआ है आपके लिए, क्लियर। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो ये बेसिकली बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, हमें तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करना है। एजुकेशन, अभी एजुकेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई, आप तो कोई भी बंदा है ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होनी चाहिए, और रिलेवेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, देखिए। और कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस, ठीक है, वैलिड मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है, ग्रेजुएट डे ओनली, ठीक है, ये तो होनी चाहिए। तो बाद में ये कंप्यूटर लैंग्वेज भी जो लिटरेसी दिया उन्होंने दिया हुआ है बेसिकली, तो ये भाई बंदा ग्रेजुएट हो जाना चाहिए यहाँ पे, क्लियर। आगे आएंगे थोड़ा सा और, अब एज कैटेगरी तो हो गई हमारी, तो कैलकुलेशन प्रोसेस हो गए तो बाकी की चीज़ नॉर्मल है। तो ये एक्समैन सर्विस के लिए उन्होंने दिया हुआ है, तो एक्समैन सर्विस के उनका जो भी है आर्मी की जो भी
प्रोसेस है जो भी है, तो उसके लिए है, तो ये हमारे लिए नॉट नहीं होगा। ठीक है। रिजर्व बेंच डिसेबिलिटी, अब जो बंदे फिजिकली चैलेंज है तो उनके जिस जिस कैटेगरी में वो आते हैं, ये उनके लिए है, वो उसी कैटेगरी में जो होते हैं। ठीक है, जो देखिए जिनका जो लेफ्ट आर्म है ना, राइट आर्म जो अफेक्टेड है, उसी उस कैटेगरी में जिनके हाथ को जो लगा हुआ है वो, या फिर बोथ लेग्स को लगा हुआ है वो पर्सन है। तो इनके अंदर ए बी सी डी जिनके कैटेगरीज की हुई है उन्होंने, ए बी सी डी तक उन्होंने दी हुई है, ये एक है। ठीक है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि उनको पता होता है। लेकिन इसमें स्पेशली एक चीज़ पे इसमें मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है एक बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, नीचे मैं जाऊंगा आपको दिखाता हूँ मैं आपको। उन्होंने एक कैटेगरी को बहुत ही सपोर्ट किया है। एक सेकेंड, लेट मी शो। हाँ, यहाँ ई, वहां पे ए बी सी डी दिया था, लेकिन यहाँ पे ई देखो, यहाँ पे ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ई जो है ना, एसिड विक्टिम, मतलब जितनी भी गर्ल्स है हमारी सिस्टर्स है जो एसिड विक्टिम की, मैंने हर एक वीडियो में मैंने शेयर किया था, मैंने कहा था कि जो भी एसिड विक्टिम जो फीमेल्स है जिन्होंने उनको जो हो चुका है उनके ऊपर, करियर के लिए सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट यहाँ भी उनको सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे भी उनको थोड़ा सा। अब यहाँ पे सपोर्ट कैसे कर रही है, तो सपोर्ट ऐसे कर रही है कि उनको एक रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन मतलब क्या, एक रिलैक्सेशन, एक एज रिलैक्सेशन है आपको। अगर आप कैटेगरी में हो, आप हैंडीकैप में हो, तो आपको 10 साल का 9 साल का मिल रहा है रिलैक्सेशन। उम्र आपकी 28 है प्लस 9 साल, प्लस अगर आपका कैटेगरी में हो, किसी चीज में हो, तो आपको वहां पर भी मिलेगा रिजर्वेशन। ठीक है। सो और इनके लिए प्लस कोटा अलग होता है। हैंडीकैप जो है बच्चे, फिजिकली चैलेंज जो है बच्चे, उनके लिए अलग कोटा होता है। तो आप ये कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन भी मिल रहा है, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, याद रखिएगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल पीपल, ठीक है, शेयर करिए जो भी अपनी एसिड विक्टिम जो है, गर्ल्स जो है, फिसर जो है, उनको थोड़ा शेयर, अगर आपके कोई पहचान किए तो उनके लिए भी शेयर कीजिए प्लीज। तो उनके पास थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए उनको भी दे दीजिए, फॉर्म भर लेंगे, वो पढ़ाई कर लेंगे उनके लिए भी। ठीक है, आगे जाएंगे हम। तो विजुअली हैंडीकैप बाकी की चीजें जो है, ठीक है, तो बंदे उनको पता है, ज्यादा अलर्ट होते हो तो मुझे भी पता है, तो इस चीज पे हम ज्यादा अलग वीडियो करेंगे, तो इसमें नहीं देखेंगे हम जाएंगे बाकी के चीज पे, गाइडलाइंस पे। ये तो फिजिकली है। वीकर इकोनॉमिकल सेक्शन, जो गरीब है, लोअर तबके में है, तो उनका जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से जो 5 एकड़ लैंड है, फिर बाद में रेजिडेंशियल फ्लैट्स कितने होने चाहिए, ये जो सारे है ना, बिल आधार कार्ड होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है, ये गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन में जो बैठती है उन बच्चों को पता होता है कैसे करना है इसे। अब यहाँ पे आएंगे, ये खत्म हो गया। तो प्री ट्रेनिंग प्रोसेस, प्री ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्री ट्रेनिंग जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि ये एग्जाम कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑनलाइन, अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो ये एग्जाम कैंसिल भी हो सकती है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। रुकिए मैं आपको बताता हूँ। जरूरी नहीं कि एग्जाम हुई होगी ही, इट डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द करस्पॉन्डेंस एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी, राइट टू कैंसल प्री ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कैंसिल कर सकती है एग्जाम, नॉट नेसेसरी कि प्री ट्रेनिंग आपकी ली जाएगी। डिपेंड करेगा कि यहाँ जो भी कंडीशन होगी, जो भी चीजें होंगी वहां पे, उस पर डिपेंड करेगा। उनके पास पूरे राइट्स है प्री ट्रेनिंग एग्जाम कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो प्री ट्रेनिंग नहीं हो, प्री ट्रेनिंग में, प्री की एग्जाम नहीं बात कर रहा हूँ, प्री ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने प्री ट्रेनिंग दिया, देखिए यहाँ पे प्री ट्रेनिंग दिया हुआ है ना, वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है प्री ट्रेनिंग है, तो बच्चे कहेंगे प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, नहीं, प्री ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं हम, ट्रेनिंग की। ठीक है, आगे जाएंगे हम। अब ये एग्जाम, प्रीलिम एग्जाम में होता क्या है, प्रीलिम एग्जाम में कितने सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पढ़ाई के लिए क्या करना है। अब यहाँ पे है इंग्लिश सब्जेक्ट, कितने मार्क के लिए, 30 क्वेश्चन है भाई, 30 मार्क के लिए। समय कितना दिया हुआ है भाई, 20 मिनट्स दिया हुआ है, समय कितना दिया, 20 मिनट्स दिया हुआ है। फिर मैथ्स है, ये मल्टी न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब है मैथ्स, 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स है, 20 मिनट है। रीजनिंग एंड एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स है, 20 मिनट्स। टोटल यहाँ पे हम जो देखेंगे, टोटल हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए हम टोटल यहाँ पे देखेंगे कितना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, ओके, 100 मार्क्स है, और ये 60 मिनट्स है। मतलब हमको 100 क्वेश्चन करने हैं 100 मार्क्स के लिए, 30-60 मिनट में, 1 घंटे में। ठीक है, मेंस एग्जाम के लिए जाएंगे। अब मेंस एग्जाम में आप देखोगे क्वेश्चंस बढ़ गए, इंग्लिश है, मैथ्स है, लॉजिक रीजनिंग और भी बढ़ गए क्वेश्चन। फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस हम जिसे कहते हैं, जनरल अवेयरनेस है जो है, वो 50 मार्क के लिए है, 50 क्वेश्चन, 35 मिनट्स है। टाइम कम हो गया यहाँ पे, 50 क्वेश्चन है, 35 मिनट्स है। ठीक है,
इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन है, 35 मिनट्स है यहाँ पे अगेन, ठीक है। इंग्लिश के लिए देख लो, ठीक है, कितने हैं, 35। कंप्यूटर एंड एबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे है 45 मिनट 60 क्वेश्चन। एप्टीट्यूड, अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग एंड एबिलिटी प्लस कंप्यूटर, यहाँ पे जो इंपोर्टेंट पॉइंट दिया ना, कंप्यूटर उन्होंने अलग नहीं डाला हुआ है, यहाँ पे उन्होंने एक साथ रखा है, लॉजिक एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर साथ में रखा हुआ है। 50 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे उसके 60, 45 मिनट्स के होंगे, ठीक है। तो टोटल उनका कितना हुआ है, तो 160 मिनट्स, ठीक है, मतलब लगभग कितने हो जाएंगे, 160 मिनट मतलब कितने हो जाएंगे, 120 मिनट मतलब 120 मिनट मतलब 2 घंटे और प्लस 40 मिनट, मतलब 2 घंटे 40 मिनट का अपना एग्जाम चलेगा इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए चलेगा ये, क्लियर। और क्वेश्चन कितने होंगे, 90 क्वेश्चन होंगे, 190 क्वेश्चन होंगे। आगे जाएंगे हम, ठीक है, ये क्लियर मेंस हो गए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वैलिड, ठीक है, सेक्शन के लिए जो होगा आईडी प्रूफ सब सब चाहिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब चाहिए, डॉक्यूमेंट के लिए हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सेंटर पे जो भी जाएंगे उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हो जाने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग, बच्चों को लगता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आगे आएंगे, प्रोविजनल अलॉटमेंट, ठीक है, 200 ऑनलाइन, टोटल मार्क्स अलॉटेड ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस के ऊपर, जिसका भी मेंस के एग्जाम के ऊपर 200 मार्क्स में से जो भी आएगा उसके बेसिस पे उसको अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है, कन्वर्टेड आउट ऑफ द 100 प्रोविजनल अलॉटमेंट, ठीक है। चलिए ये पढ़ लीजिएगा, देखिएगा, नोटिफिकेशन बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे आएंगे, ये ठीक है, डन, दिस इज वन मोर प्रोसेस। और कुछ दिया है उन्होंने नीचे, ये दिया उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, वैलिड आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आपके फॉर्म भरते हैं उसका वैलिड एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरते बंदे वो से बंदे छोड़ देते या फिर उसे डिलीट कर देते, इसका प्रिंट आउट चाहिए उनको, हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी आप हमेशा आपके साथ रखिए, ठीक है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहली बात है। एक और या नहीं होगा तो आपके 10th और मार्कशीट पे अपने बर्थ डेट होता है वहाँ पे, वो होना चाहिए। फिर बाद में आपकी आईडी प्रूफ होनी चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये चीज़ें सारी बेसिक्स है, और लेकिन ये बच्चों को थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, इस पे थोड़ा ध्यान दे, गौर करे और इस पे थोड़ा सा संभाल के रखे सब सारे डॉक्यूमेंट को। बंदा पास भी हो गया, अगर उसे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो भाई रिजेक्ट भी हो सकता है, याद रखिए, उनके पास पूरे राइट्स होते हैं हर चीज़ करने की। आगे आएंगे हम, अब डॉक्यूमेंट उन्होंने क्या क्या करना है, रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल एज अ वैलिड प्रूफ, ठीक है, फॉर प्रोजेक्ट, इन ये दो नहीं लेंगे वो, ठीक है। उनको चाहिए क्या, तो भाई इनको परमानेंट चाहिए, लाइसेंस चाहिए, वोटर आईडी कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड चाहिए, ये सारी चीजें मानी जाएगी आपकी वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। अदरवाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये राशन कार्ड और ये ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस स्पेसिफिकली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज अ प्रूफ, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है, ये बेसिक थोड़ी सी हाइजीन के बारे में दिया हुआ है। एग्जाम में आते समय हर एक दिन ने अपना अपना क्या क्या कैरी करना है, वेयर मास्क करना है, मास्क कैरी करना है, ग्लोव्स करना है, हैंड सैनिटाइजर करना है, पेन लेके आना है अपना अपना, ठीक है, कॉल लेटर, ये सब चीजें सारे साथ में होनी चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड अगर बंदे राइटर्स को लेके आ रहे हैं, बंदे राइटर्स को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे भी दिया उन्होंने, सब्सक्राइबर जो होता है उसको भी N95 मार्क्स और बाकी के सैनिटाइजर बाकी की चीजें होनी बहुत जरूरी है। बोथ कैंडिडेट शुड बी वेरिंग N95 मार्क्स, उन्होंने बोल्ड में दिया हुआ है भैया, बोल्ड में दिया हुआ है उन्होंने, ये तो बहुत जरूरी है। अगर सब्सक्राइबर आ रहा है तो उसके पास ये होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। एग्जाम में जाने के बाद सेंटर में अगर किसी को बुखार हो या फिर किसी को चीज, किसी भी कैंडिडेट को या फिर राइटर को कोई भी दिखाए, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर के अगर ऊपर होगा तो उससे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसे अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम के सेंटर में बैठने के लिए, ठीक है। सीधा सीधा उन्होंने दिया हुआ है, नॉट, अगर नहीं किया होगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्लियर। अब ये हाउ टू अप्लाई, फोटो कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको लिंक में दूंगा नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब डोंट वरी उसके लिए। सारी ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है सारी लिंक आपको दूंगा मैं। फीस देखते हैं यहाँ पे, फीस देखिए कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए यहाँ पे जो है, और फिजिकली कैटेगरी के लिए 175 है, और ओपन कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरी के लिए कितनी है, तो 850 जो फीस है उतनी फीस है, ठीक है, 850 फीस है, क्लियर। तो जो भी बच्चे सीरियसली नहीं पढ़ाई कर रहे ओपन कैटेगरी के अगर होंगे, ठीक है, तो प्लीज 800-850 रुपये अपने वेस्ट मत करें, ठीक है, पढ़ाई करें 6 महीने अच्छे से, 7 महीने पढ़ाई करें अच्छे से, फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट में अगर आपका अच्छा से स्कोर आ रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है,
तो ही आप ये चीज का फॉर्म भरें, अदरवाइज आपके 850 रुपीज वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। और भी आगे जाएंगे, हम देखेंगे और कुछ दिया है क्या इन्होंने। लगभग नोटिफिकेशन सेम होता है पीओ का, मीन्स लगभग मतलब सेम ही है पीओ का और क्लर्क का, सिर्फ उनके वैकेंसीज और बैंक जिसने आई है कंट्रीब्यूशन किया हुआ ये अलग अलग होती है बस, रेस्ट ऑफ स्टेटस सेम है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जितने भी नीचे जो है अप्लाई करते समय, आप एक काम कीजिए, नीचे जो अप्लाई करोगे आप, यहाँ पे मेरे को दिया, देखिए आपको मैंने दिया है यहाँ पे, जितने भी अगर अप्लाई करोगे आप, कौन सी बैंक के लिए कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है ये देखिए, और फिर अपना अप्लाई कीजिएगा। देखिए अभी यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में एससी कैटेगरी के लिए 2 जगह है, ठीक है, लेकिन स्टेट कौन सा है, हरियाणा स्टेट कौन सा है, हरियाणा स्टेट है, 2 वैकेंसी है सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया के लिए, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, हरियाणा में। और दूसरा कौन सी वैकेंसी है, पंजाब सिंध बैंक के लिए है, 3 वैकेंसीज है एससी कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए। तो हर एक बैंक में हर एक स्टेट में कितनी वैकेंसीज है आप प्लीज देख लीजिए, उसे जानकारी सुन पढ़ लीजिए और फिर उसे अप्लाई कीजिएगा। मैं स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करूँ, देखते हैं महाराष्ट्र कहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। ठीक है महाराष्ट्र में मिल गया, ठीक है। एमपी है, ये महाराष्ट्र, अरे बाप रे, महाराष्ट्र में तो ये महाराष्ट्र है, ओके। अब महाराष्ट्र में वैकेंसी जो है, देखिए वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी महाराष्ट्र में, अब जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक तो बैंक ऑफ इंडिया की 26 है, बाकी यहाँ पे दी हुई 3 है, 28 है। तो अब ये थोड़ा देख लेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखी है मैंने, सेंट्रल बैंक में कम है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो बेसिकली बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यही 2 बैंकों के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी दी हुई है। एससी कैटेगरी 26 है, एसटी को 23 है, ओबीसी को 71 है, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसीज उन्होंने दी हुई है, ठीक है, बैंक के लिए, महाराष्ट्र स्टेट के लिए। सो अप्लाई करें, बेस्ट ऑफ लक सारे बच्चों के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हमें नीचे संपर्क करें, कोई भी दिक्कत आए फॉर्म में हमें संपर्क करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमेशा मदद की जाएगी। सो डोंट वरी, फॉर्म भरते समय भी कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज़ के लिए डाउट आ रहा है, टेक्निकल कोई इश्यू हो रहा है, तो हमें नीचे आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, fill the form, people who are seriously thinking for this examination, go ahead and don't wait for the last moment, yeah. So thank you from guidance group, yeah, bye.